गुड इवनिंग सभी को। सेवात क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी टारगेट बैच के 9वें दिन हैं। उम्मीद है आपने कल का होमवर्क पूरा कर लिया होगा। आज साल का आखिरी दिन है। कल से नए वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। उम्मीद करते हैं नए वर्ष में आप जरा सा भी कामचोरी नहीं करेंगे, मन लगाकर मेहनत करेंगे और इस बार आप कोई ना कोई नौकरी फाइनल कर लेंगे। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी दुआएं हैं कि आप इस साल वर्दी पहन लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का होमवर्क। कल हमने मुगल काल में बाबर को पढ़ लिया था कि 26 में पानीपत का युद्ध हुआ, फिर खानवा का युद्ध हुआ, फिर चंदेरी का युद्ध हुआ, फिर घाघरा का युद्ध हुआ। आज हम जानेंगे हुमायूं के बारे में। तो आपको पता है कि 1530 ईस्वी में बाबर की डेथ के बाद हुमायूं शासक बना। हुमायूं का शासन 1530 से 1556 तक माना जाता है, लेकिन बीच में 1540 में शेर शाह सूरी का शासन आया था। ये आप जानते हैं, शेर शाह सूरी का शासन आया था। ये आप जानते हैं, बीरग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं हार गया था। उसके बाद चौसा के युद्ध में भी शेर शाह सूरी की विजय हुई थी और फिर जाकर के बाद में हुमायूं शासन बना। उसके बाद उसके पुत्र अकबर को सत्ता मिली और अकबर की हिफाजत उसके संरक्षक बैरम खान ने की थी। बैरम जानते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि आपको पूछेगा शेर शाह शासक कब बना। तो शेर शाह शासक बना 1539 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध के जीत के बाद, मतलब 1540 ईस्वी में शेर शाह का शासन हुआ। यहाँ पर हुमायूं के शासन में गैप था। अब हम अकबर को जब देखते हैं तो अकबर में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए कि अकबर गद्दी पर कब बैठा, ये पूछा जाता है। तो अकबर 1556 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसने 1605 ईस्वी तक शासन किया। यहाँ पर 3 पॉइंट लिखा हुआ है, एक जजिया कर की समाप्ति, एक तीर्थ कर की समाप्ति और एक दीन इलाही धर्म की स्थापना। आपके बुक में इसका ईस्वी दिया हुआ है और आपको कमेंट करके बताना है कि जजिया कर कब समाप्त हुआ। आपको लिखना 1 जजिया कर कब समाप्त हुआ, उसकी तारीख डेट देना है, मतलब ईस्वी देना है। 2 में तीर्थ कर कब अकबर ने समाप्त किया, ये देना है। और तीसरे में दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब की, ये देना है। और दीन इलाही धर्म को मानने वाले बीरबल पहले हिंदू सम्राट थे, ये भी आपको जानना है। बीरबल पहले हिंदू सम्राट थे। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आपके बुक में जानकारी दिया हुआ है, आप उसको देखेंगे और आकर के बताएंगे। उसके बाद हम देखेंगे जहांगीर का शासनकाल। तो जहांगीर सत्ता पर 1605 ईस्वी में बैठा और 1627 ईस्वी तक उसका शासन चला। आप जानते हैं कि जहांगीर के युग में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर था और चित्रकारी का स्वर्णिम युग कहा जाता है। जहांगीर जी कहा करता था कि एक पेंटिंग अगर किसी 3-4 चित्रकार ने मिलकर भी बनाई है तो मैं ये पहचान लूँगा कि उसकी आंखें किसने बनाई है, चेहरा किसने बनाया है। उसे इस लेवल तक चित्रकारी की परख थी। आप जहांगीर पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे शाहजहां। आप जानते हैं शाहजहां के काल को गोल्डन एज ऑफ मोनूमेंट कहा जाता है, यानी स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहां के कार्यकाल को। उसके द्वारा ताजमहल बनाया गया और भी कुछ इमारत बनाए गए, उसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे औरंगजेब को। आप जानते हैं कि औरंगजेब का अंतिम वर्ष दक्कन में बीता। अंतिम वर्ष दक्कन में बीता। आप औरंगजेब को जानेंगे। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आज हम इतिहास में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को जानेंगे और साथ में हम शेर शाह सूरी को पढ़ेंगे। इतना आज हम इतिहास में जानेंगे। उसके बाद आज आपको पता है कि साल का आखिरी दिन है, पर आज आपका पॉलिटी प्रारंभ हो रहा है। आपका भारत का भूगोल समाप्त हो गया है, पॉलिटी कवर कर देंगे। उसके बाद हम विश्व के भूगोल में जाएंगे। आप एकदम ऑन द टाइम चल रहे हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो आज जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी को कहीं भारत का संविधान लिखा हुआ होता है, कहीं भारतीय संविधान लिखा हुआ तो होता है, कहीं राज व्यवस्था दिया हुआ होता है।
व्यवस्था दिया होता है, आपको उससे टेंशन नहीं लेना, सब में आपको पढ़ना सेम चीज़ है। तो जब हम भारत का संविधान देखते हैं तो भारत के संविधान में हम सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास देखते हैं कि भारत में का संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ। और भारत के संवैधानिक विकास का प्रारंभ हम 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से मानते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारतीय संविधान के विकास की पहली कड़ी मानी जाती है। इसमें कुछ अधिकार हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपे गए थे, वो हम देखते हैं। पहला, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य को मान्यता। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य जो कंपनी करती थी उसे मान्यता दे दी गई। यहाँ पर 1773 में ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तो जब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था तो आपको ये जानना चाहिए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर भी वारेन हेस्टिंग्स था, क्योंकि उसी पद को नाम बदल दिया गया। तो एक क्वेश्चन आता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे उस समय उच्चतम न्यायालय कहा जाता था। उसके बाद हम देखते हैं 1781 ईस्वी का संशोधन एक्ट। इसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। इसमें 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कुछ खामियों को दूर किया गया। इसमें कुछ नए कदम नहीं उठाए गए, बस उसकी कुछ कुछ खामियों को दूर करने का, सुधार करने का प्रयास किया गया। उसके बाद हम देखते हैं 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें पिट्स इंडिया एक्ट में पहली बार भारत में दोहरी शासन पद्धति अपनाई गई और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। यहाँ देखिए 2 पॉइंट है। पहला है दोहरी शासन पद्धति, यानी राजस्व विभाग को अलग कर दिया गया और प्रशासन विभाग को अलग कर दिया गया। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। उसके बाद हम देखते हैं एक्ट ऑफ 1786। ये एक्ट मुख्य रूप से 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट में ही सुधार किया गया और माना जाता है कि यह एक्ट मुख्य रूप से कार्नवालिस को पावर में लाने के लिए बनाया गया और उसे कुछ सुविधाएं प्रदान की गई। उसके बाद आता है 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसमें कंपनी का शासनकाल 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। अब इस प्रकार देखते हैं कि कंपनी के शासन को 73 में प्रदान किया गया, तो जब 93 में एक्ट आया तो इसमें कंपनी के शासन को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया और कंपनी के कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। जो आपने दोहरी शासन प्रणाली देखी थी उसको डायरेक्ट एकदम अलग कर दिया गया। कार्यों का पृथक्करण, पहला डिपार्टमेंट कर दिया गया राजस्व विभाग का, यानी लगान वसूली और उससे संबंधित सारी चीजें, और दूसरा प्रशासन विभाग का, जो कि बाद में द्वैध शासन का भी रूप बना। उसके बाद हम देखते हैं 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसमें 1793 ईस्वी में जो 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, वो जब 1813 में पूरा हो गया तो इसे फिर से 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और इसमें एक नया प्रावधान किया गया कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। लेकिन बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि ये 1 लाख रुपया कभी खर्च किया नहीं गया, यह मतलब जमीन पर उतर नहीं पाया, ये सिर्फ कागजों पर ही रह गया और इसका अमल नहीं किया गया। इसमें शिक्षा पर मुख्य रूप से क्षेत्रीय शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया गया था, पर ये कभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। उसके बाद आज हम करंट अफेयर्स में देखेंगे 4 पॉइंट। पहला पॉइंट है राज्य सरकार की योजनाएं। कल आपने देखा था केंद्र सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार में प्रमुख कौन सी योजनाएं हैं। उसी प्रकार कुछ कुछ राज्य सरकारें अपने लिए कुछ कुछ योजनाएं चलाती है। आपको मुख्य रूप से सारे राज्य सरकारों के एक दो करके प्रमुख योजनाएं देख लेनी है और उसका थीम क्या है वो देख लेना है, उसके लाभार्थी देख लेने हैं, उसके लाभार्थी को आपको देख लेना है। उसके बाद हमको देखना है नोबेल पुरस्कार। आपको पता है कि 2024 का नोबेल मिल चुका है। आपको पता होना चाहिए कि किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पहली बात, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, टोटल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, और एक नोबेल पुरस्कार जो कि ओस्लो में दिया जाता है वो कौन सा नोबेल पुरस्कार है, और 2024 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में किसको मिला। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि कौन से नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है और उसे आप कैसे याद रख सकते हैं, इस पर होगा। उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्नोत्तर संग्रह में हम मई का आधा भाग देखते हैं।
यानी मई का हम पहले अप्रैल का लास्ट भाग देख चुके थे। अब मई माह के पूर्ण माह में आधे भाग को, पहले आधे भाग को हम इसमें देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपने देखा है कि हम 350 तक देख चुके हैं। आज हम 351 से 400 तक देखेंगे। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ कि इसमें हम पीछे जाएंगे, ABCD आंसर देखेंगे, आगे आकर के टिक मार देंगे, उससे याद कर जाएंगे। इससे क्या होगा, हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, हम प्रश्नोत्तर संग्रह पढ़ रहे हैं, और हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ रहे हैं, जिसमें 60 से 70% सवाल तीनों में मैच करते हैं, जो कि आप रिवीजन का काम करेगा और एग्जाम में आएगा तो आपको नहीं छूटेगा। इस प्रकार हम जब तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि आपको जरूर सफलता मिलेगी। और कल के नए वर्ष के लिए आपको शुभकामनाएं। सेवाज क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।